नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट। शिवसेना यूबीटी की दिल्ली में संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में 9 में से सिर्फ 3 लोकसभा सांसद ही पहुंचे। बैठक के बाद संजय राउत ने अपने 6 सांसदों के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी अब दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद बागी बनने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि मोदी सरकार संसद के मॉनसून सत्र में कुछ बड़ा करने वाली है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। बगावत की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। स्वागत है आपका टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में, टक्कर के थर्सडे एडिशन में। उद्धव गुट की संसदीय दल वाली मीटिंग का वक्त तय था, व्हिप जारी था, सांसदों की अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए कॉपी भी तैयार थी। लेकिन मीटिंग के लिए मात्र 3 लोकसभा सांसद पहुंचे, अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे, जबकि राज्यसभा सांसद के तौर पर संजय राउत मौजूद थे। इसके साथ ही पार्टी में एक और फूट की अटकलें तेज हो गई हैं। हालात ये हैं कि गुस्से में संजय राउत 2 दिन के भीतर ही 2 बार गाली गलौज पर उतर आए। शौर्य पदक मिळवून आले अशा तऱ्हेने शिवसेना उभाटा के भी 6 सांसद उन्होंने एनडीए में अपना विलय कर लिया है। कभी जीतेगा, कभी हारेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा। यहाँ कोई मिलिट्री रूल तो है नहीं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई बच्चे तो है नहीं। इस मॉनसून सेशन में देश में क्या बड़ा होने जा रहा है? महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल पारित नहीं हो पाया। सबके सामने मैंने कहा कि ये बिल जो गिराया है हम लोग इसका बदला लेंगे। ये भी दावा है कि बीएमसी में उद्धव गुट के 65 नगर सेवक हैं, जिनमें से 20 से 25 अब शिंदे गुट के संपर्क में हैं। टूट फूट के बड़े बड़े दावे समाजवादी पार्टी में भी हो रहे हैं। ज्यादातर सांसद विधायक उनके पता हमारे पास भी संपर्क में हैं। समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं। 2 दर्जन से कम थोड़ी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। राम गोपाल जी ने चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दिया। उस चिट्ठी में राम गोपाल जी ने स्पष्ट लिखा है कि फला 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 व्यक्ति हैं, इनसे बात कर लीजिए। ये लोग अब सपा छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तय है कि बड़ी टूट होने जा रही समाजवादी पार्टी में। अगर उनके दावे उनके अगर सच होते तो दावे सच हो गए तो राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा। अच्छा, इस्तीफा दे दूंगा, मतलब संन्यास ले लेंगे। संन्यास ले लूंगा। उधर उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की बात भी सुनाई दे रही है, जिसमें ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर रावण की जुगलबंदी दिख सकती है। लेकिन एनडीए नेताओं की टूट फूट वाली भविष्यवाणी लगातार जारी है। ममता दीदी के साथ जो 28 एमपी उनके चुनकर आए थे, उसमें जो 20 एमपी हमारे साथ आ रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के भी जो लोकसभा मेंबर है, वो तो राज्यसभा के तो हमारे साथ आए हैं, लेकिन लोकसभा के भी मेंबर हमारे साथ कुछ दिनों बाद आ सकते हैं। आज जब लोकतंत्र खत्म हो रहा, देश के लोग ऐसे देख रहे हैं दर्शक की वो अंग्रेजों का समय याद आता है। इस बीच ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बंगाल विधानसभा स्पीकर के फैसले को कायम रखते हुए ये साफ कर दिया कि ऋतव्रत बनर्जी ही बंगाल के नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विपक्ष नहीं यूनाइटेड, बगावत अनलिमिटेड। तो विपक्ष नहीं है यूनाइटेड, बगावत अनलिमिटेड। आइए देख लेते हैं सुप्रसिद्ध विश्लेषण, आइए नजर डाल लेते हैं एनडीए की बढ़ती ताकत के कनेक्शन का विश्लेषण। परिसीमन विधेयक 2026 लोकसभा में 543 से बढ़ाकर 850 सीट हो जाएगी अगर यह होता है तो। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, इसमें 2029 के चुनाव से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा। आपको बता देते हैं, जरूरी बहुमत नहीं मिलने पर पास नहीं हुआ था एक विधेयक, पास नहीं हुआ तो अन्य 2 विधेयक वापस लेने पड़ गए थे। लेकिन अब आपको बताना जरूरी है कि 2/3 मेजॉरिटी किसे कहते हैं।
दो तिहाई बहुमत किसे कहते हैं, इसे थोड़ा जूम इन करिए, मैं आपको बताता हूं क्या है। लोकसभा में मौजूदा संख्या 540 की है, 3 सीट खाली है। संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत इज इक्वल टू 360 सीटें। ये एक नंबर है, इसे आप जूम इन करके इस आंकड़े को देखिए, 360 का नंबर है। अब एनडीए के पास क्या है, 293, टीएमसी के बागी 20, शिवसेना उबाटा के बागी 6, एनडीए का नंबर होता है 319। दो तिहाई बहुमत के लिए 41 सांसदों की अभी और जरूरत पड़ेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, और कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है यह मैं आपको समझाऊंगा। अगर डीएमके सांसद 22 है, वो वॉकआउट करते हैं तो हाउस की स्ट्रेंथ नीचे आ जाती है, और सदन की संख्या बल जब नीचे आता है, एनडीए और बागी सांसद जिसमें टीएमसी और उबाटा के हैं 319 होते हैं। संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत 346 सांसद का होता है। दो तिहाई बहुमत के लिए 27 सांसदों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग यह है राज्यसभा का आंकड़ा। आइए राज्यसभा में देख लेते हैं क्या हो सकता है। अगर राज्यसभा में हम देखें तो इस समय मौजूदा संख्या 242 की है। 3 सांसद टीएमसी के इस्तीफा दे चुके हैं। संविधान संशोधन के लिए जरूरी है दो तिहाई बहुमत 162। एनडीए के पास है 149 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां पर अगर 8 सांसद डीएमके के वॉकआउट करते हैं तो सदन की संख्या नीचे आती है। एनडीए के पास तो 149 नहीं रहता है, लेकिन बहुमत के लिए अब आंकड़ा सिर्फ 7 सांसदों का जुटाना है। यानी एक तरफ 41 सांसद लोकसभा में जुटाने थे, जो कम होकर 27 आ जाते हैं, और राज्यसभा में तो 7 ही आ जाते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार जुलाई के महीने में ले सकती है, और एक बहुत बड़े बिल को पास करा सकती है। यानी परिसीमन अगर लागू हो जाता है तो इस देश की आधी आबादी को उनका बहुत बड़ा हक मिल सकता है। बड़ा सवाल क्या है, क्या अब तय है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र में कुछ बहुत बड़ा करने वाली है? यह अब तय माना जा रहा है, क्योंकि किरण रिजिजू ने भी एक बयान दिया है। लेकिन इसी बीच बड़ी डेवलपमेंट है राज्यसभा चुनाव को लेकर, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एनडीए अपना उम्मीदवार चिता ले गई है झारखंड के अंदर। एनडीए के सपोर्ट से जो उम्मीदवार थे वो परिमल नाथवानी जीत गए हैं, वो जितवा ले गए अपने कैंडिडेट को। एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी को करीब 28 वोट मिले, जबकि प्रणब झा को 20 वोट मिले, 19 वोट मिले, टू बी प्रिसाइज 19 वोट मिले हैं। और झारखंड के राज्यसभा चुनाव में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है, और उस क्रॉस वोटिंग का नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। जेएमएम घटक दल है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जेएमएम ने कांग्रेस के लिए वोट नहीं किया है। जेएमएम ने कांग्रेस के लिए वोट नहीं किया है। यह एक और बड़ा संकेत दे रहा है कि क्या जेएमएम अब इस तरफ आएगा खेमे के। यह बहुत बड़ा संकेत है अपने आप में, बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। प्रणब झा जो कि राइट हैंड है मल्लिकार्जुन खड़गे के, अपना चुनाव हार गए हैं। बहुत बड़ा झटका कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के लिए। एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, और जेएमएम जो कि कांग्रेस का घटक दल है उसकी सपोर्ट से जीत करा रहे हैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान आज जुड़ रहे हैं। बड़े झटकों का दिन है। अभय दुबे मेरे साथ हैं, आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के, अनुराग भदौरिया हैं, मनीषा कायंदे हैं। अभय दुबे, प्रणब झा चुनाव हार गए हैं, क्रॉस वोटिंग हुई है। जेएमएम जो आपके साथ है इंडिया अलायंस के अंदर, उसके लोगों ने वोट नहीं डाला है, यह अब स्पष्ट हो गया है। यानी आपको आपके जो घटक दल है वो ही नहीं वोट डाल रहे हैं। मैंने उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन आप अगर इसकी पुष्टि करते हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी ने भीषणतम आक्रमण देश के प्रजातंत्र पर कर रखा है। जो मुट्ठी भर पूंजीपति अडानी जैसे हैं, उनके पैसे का दुरुपयोग, और 300-400 करोड़ रुपए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चंदे में डाका डाला है, उस चंदे चोरी के पैसे से सांसदों की, विधायकों की खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी का नहीं, तो मेरा मानना है, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ चोरी के पैसे से हो रहा है। मेरा मानना है कि जेएमएम के विधायक, जेएमएम के लोगों ने तो आपको शुरू से ही समर्थन नहीं दिया था। उन्होंने बोला हमारे से डिस्कस करके कैंडिडेट ही नहीं लेकर आए ये लोग। तो आपका अपना कोऑर्डिनेशन कम है ना अभय दुबे। अभय दुबे, पॉलिटिक्स में कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन से अधिक मैंने कहा कि सत्ता की खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी अपने धन्ना सेठ दोस्तों के माध्यम से कर रही है सारे देश में।
आप जिस अभी राजनीतिक दल का जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र का, क्या हुआ वहां पर यशवंत यादव, यामिनी यादव, प्रदीप सरनाइक, हसन मुश्रीफ, अजीत पवार, प्रफुल्ल भाई क्या कहते थे कि जो आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम उनके साथी है। लेकिन क्या किया, या तो छापा डालो या पैसा दो, इसकी नीति अपनाते हैं और घूसखोरी से और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चंदा चोरी के पैसे से इस प्रजातंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है, क्योंकि विप जारी नहीं होती राज्यसभा के चुनाव में, इसलिए उस तरीके से वो अयोग्य घोषित नहीं होते। लेकिन देखिए टीएमसी आज कोर्ट गई, कोर्ट पे तो यकीन है, कोर्ट ने बोला अगर किसी को नेता मान रहा है एक दल, तो उसमें हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल सही है। ऋतव्रत बनर्जी को आज उन्होंने टीएमसी का नेता मान लिया, नेता विपक्ष मान लिया, मतलब कोर्ट भी कह रहा है। लेकिन अब देखिए, अब शिवसेना यूबीटी ने अपने नेताओं की आज बैठक बुलाई, 9 बुलाए, 3 आए, 6 आए नहीं। अब संजय राउत वहां गालियां निकाल रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली गालियां निकाली है, मुझे बीप करके चलानी पड़ी है। मतलब मोदी ने आपका, बीजेपी ने क्या हाल बना दिया आप लोगों का, ये आपको दिख नहीं रहा है। अब देखिए आप कितने आप बहुत लॉजिकल नेता है, आप बहुत समझदार नेता है अभय दुबे, आपको पता हार और जीत कैसे होती है। एक बात बताइए, झारखंड के अंदर आपके कैंडिडेट को अगर जेएमएम सपोर्ट नहीं कर रही है, बीजेपी तो अपने कैंडिडेट को, एनडीए ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करा और उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जेएमएम ने भी सपोर्ट करा, तो अब बताइए क्या करिएगा आप, इसमें क्या करेंगे। इंडिपेंडेंट मीनाक्षी नटराजन के मामले में आप कोर्ट तक चला गए, कोर्ट ने भी मना कर दिया, तो मतलब ये सब कुछ हो रहा है ना। आप प्रणब झा को देख रहे हो, मीनाक्षी नटराजन तो बहुत बड़ा एग्जांपल है। आपने मतलब आप खुद मध्य प्रदेश से आते हैं, आप सोचिए आपने प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं खड़ा करा था, प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं था इतने बड़े चुनाव में, इतनी बड़ी चूक कांग्रेस पार्टी से हुई है और फिर भी आपके यहां कोई जवाबदेही नहीं है और आप कह रहे चंदा चोरी का पैसा लेके जा रहे हैं। बहुत आपको मेरा निवेदन है कि आपको कहीं ना कहीं ये तो सोचना पड़ेगा कि चुनाव में रणनीति के साथ जाया जाता है, लेकिन बेसिक प्रॉक्सी कैंडिडेट ने आपने मीनाक्षी नटराजन में खड़ा करा, तो किसकी गलती है? वो जो वहां पे चुनाव लड़वा रहा था उसकी गलती नहीं है क्या? आजाद भारत के इतिहास में एक उदाहरण बता दीजिए जो डमी कैंडिडेट किसी राजनीतिक दल ने राज्यसभा के चुनाव में खड़ा कराओ। एक बात। दूसरी बात, आज आपके शो पर लिख कर रखिएगा कि जो हमारे साथ मध्य प्रदेश में हुआ है वो पीठासीन अधिकारी, वो रिटर्निंग ऑफिसर जेल जाएगा। उसने कोर्ट के बिना पर झूठा आदेश पारित कर दिया, जानते हैं आप? उसने ये लिख दिया जब जाएगा तब की बात करेंगे। इस समय आप लोग अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, झारखंड में चुनाव आपका हार गया है, जब वो जेल जाएगा तो उसकी भी हम बात करेंगे। जी मैं बिल्कुल रुक करता हूं। अबे अजय लोग आपने लोकतंत्र को धता बना रखा है, आपने यूबीटी के सांसद तोड़ लिए, यानी आपने नहीं तोड़े, ऑपरेशन टाइगर में शिंदे गुट ने तोड़े, आपने टीएमसी का अलग गुट बनवा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या खेल कर रहे हैं आप लोग? लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, लोकतंत्र को फिनिश करना चाहते हैं, सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, विपक्ष का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है। अजय लोग, अरे सब आरोपों का ठीकरा हम ही पे फोड़ना है तो फोड़ते रहिए। वैसे एक गाना याद आ रहा है, अनिल कपूर का बड़ा फेमस गाना था, आनंद दुबे जी, याद होगा आपको, 10 लाख को मैं राख करके दिखा दूं, मैं हूं वो राहुल, हाय मेरे राहुल, बोलो मेरे राहुल, 10 लाख को खाक करके दिखा दिया। दूसरी कहावत इन पे ये भी बनती है, नाच न जाने आंगन टेढ़। अब जरा मुझे बताएंगे अभय दुबे जी, झारखंड एक ट्राइबल राज्य है, अनुसूचित जाति का राज्य है, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं भेजा लड़ने के लिए जब आपको आशंका थी कि वहां पे वोट टूटेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बन के वहां जाते लड़ने तो क्या जेएमएम के सांसद क्रॉस वोटिंग करते? तब अनुसूचित जाति की बात नहीं आती, उन पे मॉरल दबाव नहीं बनता। आप नहीं चाहते थे कि आपके ये कैंडिडेट जीते हैं, नहीं तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां भेजते और प्रणव झा को भेजते वहां कर्नाटक। आपको बिहारी और झारखंडियों से नफरत है और वो नफरत दिखती है जब आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में एक भी सीट ऑफर नहीं करते हो, वो चले जाते मुंह लटका के। लेकिन आप अजय लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं जो विपक्ष का आरोप है? आंसर इट क्लैरिटी के साथ। भैया लोकतंत्र को हम कहां समाप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर मूर्ख व्यक्ति के हाथ में, बंदर के हाथ में आप नारियल या उस्तूरा दीजिएगा तो आप अपने आप को ही छीलेगा ना। तो छील रहे हैं कांग्रेस पार्टी को,
अब कांग्रेस पार्टी को ना छीले कोई, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। परिमल नाथवानी पे अडानी लगे चिल्लाने, इतनी भी समझ नहीं है। परिमल नाथवानी जीवन भर अंबानी के यहां काम किए। वो अंबानी जिसको गांधी परिवार ने बनाया, वो अंबानी जो ठाकरे के 3 पुश्त के पारिवारिक मित्र हैं, जो अभी आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि बाला साहब धीरू भाई के मित्र थे, मुकेश अंबानी जी के मित्र मेरे पिता थे और आदित्य का मित्र मैं हूं। उस अंबानी पे भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। दुनिया भर के उद्योगपति या देश भर के उद्योगपति से नफरत हो गई है, दुनिया जोशरों से मोहब्बत हो गई है। ये तो इनका हाल है। उसके बाद जो हार जाते हैं तो लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी होके, और नामांकन पहले लोगों का खारिज नहीं हुआ है, इसी कांग्रेस पार्टी के लोगों का खारिज नहीं हुआ। नरेंद्र तिवारी भूल गए कैसे नामांकन खारिज करवाया था राजीव गांधी के कहने के बावजूद भी। वो एपिसोड याद है कि नहीं उत्तराखंड का? आप कांग्रेस पार्टी में कोई नई बात नहीं है। ओके, अबे दुबे अजय लोग क्यों मेड वन? अबे दुबे 40 सेकंड रिबटल। अमीश देवगन जी देखिए, ऐसे सच सामने आ गया। गाना तक नहीं ढंग से याद है, क्योंकि टॉकीज के बाहर जो टिकट ब्लैक करते हैं ना, उनको गाना याद होता है ना प्रजातंत्र का पार्ट याद रहता है। तो आपको लगता है अजय लोग टिकट ब्लैक करते थे? भी आप ही के साथ था। वो तो समझ गए, वो ब्लैक ईयर भी आप ही के साथ था। उनको पता लग गया क्या करते थे। ब्लैक ईयर भी आपके साथ था, छोड़ गए आपको। जो रिटर्निंग ऑफिसर है मीनाक्षी जी के केस में, आप जानते हैं क्या किया है उसने ये लिख दिया कि तेलंगाना की कोर्ट ने उस केस का कॉग्निसेंस ले लिया। कोर्ट ने नहीं मानी आपकी बात। अबे दुबे, तो इधर की बातें मत कर, बता कारवां क्यों लुटा? उनको आपने खड़ा करा, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। अब आप यहाँ दलील दे रहे हैं। यहाँ आनंद दुबे की पार्टी लुट गई है। आप लेटेस्ट आनंद दुबे की पार्टी लुटी है वहां पर। संजय राउत गालियां निकाल रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा क्या कुछ हो रहा है? देखिए, संजय राउत गालियां निकाल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? एक सेकंड, मैं अडवाणी जी को कोट कर रहा हूं। चुनाव चिन्ह विचारधारा पर वोट लेकर बदल जाने का हक नहीं मिलना चाहिए, ये लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा था। वाईबी चौहान कांग्रेस के बड़े नेता हुए, उन्होंने बोला दल बदल राष्ट्र की राजनीति में कैंसर की तरह फैल रहा है। ये सही कहा था ना अनुराग भदौरिया? वाईबी चौहान साहब ने, लाल कृष्ण अडवाणी ने, राजीव गांधी ने जी ने भी कहा था। उन्होंने बोला था दल बदल मतदाताओं के भरोसे का मजाक है। ये सही कहा था? मैं अनुराग भदौरिया से पूछ रहा हूं, ही इज माय डियर फ्रेंड। देखिए लोकतंत्र को लूटतंत्र और टूटतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो जनता से चुन के आए ना, चाहे वो शिवसेना के हों या टीएमसी के हों। शिवसेना के चुन के आए थे शिवसेना की विचारधारा से, उद्धव ठाकरे के चेहरे से, उनकी पार्टी से। टीएमसी के चुन के आए थे ममता जी की, उनकी पार्टी से। अगर जनता ने उनको वोट दिया था तो जनता तो नहीं बदली, लेकिन नेता बदल गए। इसके मतलब नेता बदले जा रहे हैं किसी लालच में, किसी दबाव में। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने 30 बसपा के सांसद तोड़े थे और मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार बताई थी, तो कौन सा लालच था वो? जब 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब 30 एमएलए तोड़े थे बीएसपी के, तो कौन सा लालच था यूपी के अंदर जब सरकार बचाई थी मुलायम सिंह यादव जी की? सरकार में बता रहा हूं सरकार में लोगों का आना और पार्टी को 2 भागों में बांट देना। शिवसेना 2 भागों में बांटी, बीजेपी सरकार में ही है, 2 भागों में बटी। लगातार पार्टियां 2 भागों में बांट रही ना। अनुराग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपका तोड़ना तो मतलब बड़ा पाक साफ था, और बीजेपी और एनडीए का तोड़ना, शिंदे गुट का तोड़ना गलत है। मतलब ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं अनुराग भाई? यहाँ पार्टियां 2 भागों में बट जा रही, भाई पार्टियां ही खत्म हो जा रही हैं। टीएमसी खत्म किया था उस समय। शिवसेना 2 भागों में बट गई, एनसीपी 2 भागों में बट गया। नहीं, बीएसपी कब 2 भागों में बटी, जरा बता दीजिए मुझे। मैं पूछ रहा हूं 2 भागों में आपने 3 विधायकों के लिए थे, किसी नेता ने नहीं तोड़ी है। इस देश के अंदर इतिहास गवाह है, अपने आप टूट गया है, लेकिन कभी किसी आपने बीएसपी के 30 विधायक लिए थे, वो ये तो साल बता दूं। मेरी बात सुनिए, मतलब आपने ठीक कहा था, ये गलत कर रहे हैं। पार्टी को 2 भागों में तोड़ देना, दोनों में फर्क है। पार्टी को 2 भागों में तोड़ देना, पार्टी खत्म कर देना, बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात जो अच्छा ठीक है, मैं एक सेकंड में तो संजय निरुपम जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेता हूं। संजय निरुपम, लोकतंत्र को समाप्त कर रही है एनडीए, बीजेपी बहुत खराब काम कर रही है। संजय राउत ने और क्या क्या बोला है वो तो मैं नहीं कह सकता, उन्होंने तो गालियां वालियां तक निकाली हैं आज। क्या कहना चाहते हैं आप? संजय राउत रोज सुबह उठ करके बड़े से बड़े झूठ पर आधारित जानकारियां प्रसारित करते हैं, टीवी के सामने बोलते हैं। जिन सांसदों की कल तक वो चिरौरी कर रहे थे,
प्रेम जिनके लिए उनके मन में उमड़ रहा था, जिनको आदर सत्कार कर रहे थे, उनको बाद में बिकाऊ बोलते हैं, बेईमान बोलते हैं और उनको गंदी गालियां भी देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बातों को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो बिखराव हो रहा है वह कोई कल के कल हुआ या 6 सांसद निकल गए, ऐसा नहीं है। रोज प्रतिदिन उनके पदाधिकारी, उनके ऑफिस बियरर्स, उनके कैडर के लीडर पार्टी छोड़ छोड़ के शिवसेना में शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कल जो सांसद गए हैं या फिर जिन्होंने चिट्ठी लिखी है लोकसभा स्पीकर को, जैसी जानकारी हमको मीडिया के थ्रू मिली, वो सारे सांसद वस्तुतः अपने नेतृत्व से नाराज होके गए हैं। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में अनास्था व्यक्त करते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी घर से बाहर निकलते नहीं, मातोश्री से पूरे पार्टी का संचालन करते हैं, अपने सांसद, अपने विधायकों से किसी प्रकार का संवाद नहीं करते, उनसे मुलाकात नहीं करते, महाराष्ट्र के जो इलाकों में वो कभी दौरे नहीं करते, हमेशा इनएक्टिव रहते हैं, जबकि शिंदे साहब हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। इसलिए उनके नेतृत्व में, और दूसरी बड़ी बात, शिंदे साहब जो शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों पर आधारित होकर काम कर रही है। हिंदुत्व के विचारों को हम लोगों ने तिलांजलि नहीं दी, जबकि उद्धव ठाकरे जी ने 2019 में मुख्यमंत्री कुर्सी की लालच में, मुख्यमंत्री के कुर्सी की लालच में उन्होंने हिंदुत्व को तिलांजलि दी और बाला साहब के विचारों को त्याग दिया। क्योंकि बाला साहब ने हमेशा कहा था कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से पहले मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा। तो ऐसे में ऐसे उद्धव ठाकरे के वैचारिक क्षरण के बाद उनके पदाधिकारी, उनका कैडर नियमित तौर पर पार्टी छोड़ करके भाग रहा है। और इसके लिए किसी लोकतंत्र को दोष देना, किसी बीजेपी को दोष देना, शिवसेना का दोष देना, मुझे ऐसा लगता है कि चेहरा आपके धूल पे है, और सॉरी, धूल आपके चेहरे पर है और आप लेकिन संजय निरुपम, लेकिन एक बात है, को छोड़िए पहले अपने जी संजय राउत, क्योंकि आप भी संजय निरुपम है, वो संजय राउत है, मैं पूछ रहा हूं कि उनको इतना, मतलब वो कह रहे हैं कि उनके नेता कह रहे हैं उन्हें मजबूर कर दिया इतना कि उन्हें गाली देनी पड़ रही है। मुझे नहीं लगता ये संजय राउत इतना बदतमीज, बददिमाग और बदजुबान व्यक्ति है। मुझे तो डर लगता है कि किसी दिन ये उद्धव ठाकरे को गाली न दे दे, क्योंकि उसके पास वो कहने को संपादक है। हमारा बहुत पुराना साथी है, हम लोग साथ साथ काम कर चुके हैं, लेकिन एक संपादक जिसके पास शब्दों की कमी नहीं होती, जिसके पास भाषा की गरिमा होती है, वह रोज, कभी कभार एक आध बार गलती हो जाए बात समझ में आती है, लेकिन रोज सुबह शाम उठ के गालियों की भाषा में बात करना। आप एक सभ्य समाज में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, आपके सांसदों को पूरा अधिकार है अपनी आत्मा की आवाज पर अपने फैसले लेने का। लेकिन मेरा थोड़ा क्रिटिकल सवाल है आपसे संजय निरुपम जी, आपने भी तो उनके लिए एक शब्द कह दिया था, मैं वो बात बोलना नहीं चाहता, आपको पता है, आपने भी कुछ उनके लिए बोल दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो तो बहुत वैसा आदमी है, क्या आपको नहीं लगता? बिल्कुल, मैंने वो शब्द बोला था और मुझे खुद उसके बाद मैंने स्वयं सोशल मीडिया पर एक बयान दिया कि मुझे स्वयं अच्छा नहीं लग रहा कि इस शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया। हाँ, उस दिन कुछ ऐसी हरकत उन्होंने कर दी थी, ऐसी क्या हरकतें करी जो आपको ये अचानक मेरी जुबान पे वो बात आ गई थी। उन्होंने जो कही थी, अब मैं बताऊंगा तो फिर वो बड़ी कहानी अलग हो जाएगी। क्या हुआ, उद्धव ठाकरे, जो बता देता हूं, उद्धव ठाकरे ने एक दिन अमित शाह, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनको बोला कि ये एनाकोंडा है। उसके ठीक दूसरे दिन सुबह सुबह संजय राउत ने, जो डेली ब्रीफिंग होती है, उसमें कह दिया कि एकनाथ शिंदे एनाकोंडा का बच्चा है। अब बताओ, ये सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल न तो लीडर को करना चाहिए, न उसके प्रवक्ता को करना चाहिए। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठा था सुबह सुबह, तभी आते आते मेरे सामने इस तरह की संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे एनाकोंडा का बच्चा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा कि ये व्यक्ति जिस प्रकार की बेबुनियाद बातें करता है, उसका कारण यह है कि इस व्यक्ति का चरित्र इतना खराब है। और ऐसे खराब चरित्र के लोगों के लिए जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था, उस शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे स्वयं अच्छा नहीं लगा। संजय राउत का इन्फॉर्मर कौन है जो संजय राउत को इतनी गलत जानकारियां दे रहा है? इन्फॉर्मर कौन है? नहीं, जिसके पास इन्फॉर्मर होता है उसके पास सही जानकारी होती है। यह एक कुक्ड स्टोरी है। अच्छा, खुद ही बना रहे हैं। वही बोलेंगे। संजय राउत क्या बोला
कि 15 करोड़ रुपए हमारे सांसदों को दिए गए। दिया है क्या आप लोगों ने 15 करोड़ साबित कर सकते हैं? क्या संजय राउत साबित कर सकते हैं? नहीं, क्या संजय राउत साबित कर सकते हैं? यह सरासर बेबुनियाद बात है। उन्होंने, हमारा कोई रोल ही नहीं है। उनके तमाम सांसदों ने अपने नेतृत्व पर भरोसा टूट गया है। हमारा नेतृत्व निकम्मा हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, महाराष्ट्र के दौरे पे नहीं निकलता है। वहां पर तो चलिए उद्धव ठाकरे तो है, लेकिन आदित्य ठाकरे भी तो है। आदित्य ठाकरे तो हर जगह घूम रहे हैं, बाहर निकला। आदित्य ठाकरे तो हर जगह घूम रहे हैं, वो भी तो नेता है भाई। उद्धव ठाकरे जी के बाद तो वहां आदित्य ठाकरे तो है ही, अब स्थापित नेता हो गए हैं वहां पर वो। नहीं, वो घूमते हैं, यूरोप में घूमते हैं, महाराष्ट्र में नहीं घूमते भाई। ऐसा है, परसों जो रविवार को एक मीटिंग थी सांसदों की, जिसमें 6 लोग ऑनलाइन हो गए थे या 5 लोग ऑनलाइन कनेक्ट हुए थे, उसके 2 महीने पहले सांसदों की बैठक थी। उस बैठक में उनकी पार्टी के सांसदों ने उद्धव जी के सामने कहा कि साहब ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप महाराष्ट्र के दौरे पे नहीं निकलते, कम से कम छोटे ठाकरे को तो भेजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सांसदों ने कहा, उनके सामने कहा। तो आदित्य ठाकरे जी दौरे तो करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर यूरोप के ठंडे ठंडे प्रदेशों में दौरे करते हैं। महाराष्ट्र के जो गर्मी भरे और पूरा एकदम गरम गरम इलाके हैं इस समय, उन इलाकों में कभी नहीं जाते, क्योंकि इनको एयर कंडीशन रूम में बैठ करके काम करने की आदत है। पूरी पार्टी ही फेसबुक लाइव है, पूरी पार्टी मातोश्री से चलती है। आप कह रहे हैं शिवसेना पूरी पार्टी फेसबुक लाइव है, एक्शन मोड में रहते हैं और ग्रास रूट पे रहते हैं। आप कह रहे पूरी पार्टी शिवसेना ही फेसबुक लाइव है। शिवसेना नहीं, उबाटा शिवसेना के प्रमुख तो एकनाथ शिंदे जी हैं। अच्छा, उबाटा ठीक है। शिवसेना का नाम और चिन्ह तो एकनाथ शिंदे जी के पास है। बहुत शुक्रिया आपका संजय निरुपम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अब सीधा आनंद दुबे का रुख कर सकता हूं, शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता का। आपकी पार्टी पूरी फेसबुक लाइव है, सब कुछ हाथ से निकल चुका है, इसलिए संजय राउत गालियां निकाल रहे हैं। अमीश भाई नमस्ते। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आनंद दुबे, थोड़ी देर पहले आदरणीय संजय निरुपम जी आपके सामने कह रहे थे कांग्रेस और शिवसेना की बात। 2 बार राज्यसभा भेजे गए शिवसेना द्वारा, 1 बार कांग्रेस से लोकसभा सांसद का चुनाव लड़े और जीत के आए कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। अब ये हमें बता रहे हैं, अब क्या करें, हमारी दही खट्टी है ना, हम लोगों को पहचान नहीं पाते। हम टिकट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, साधन संसाधन मुहैया करवाते हैं, और एक दिन ये लोग भाग जाते हैं और बहाना क्या देते हैं, हमारे नेता घूमते फिरते नहीं। अरे भाई, आपको हमारे नेताओं को घूमने फिरने के लिए टिकट दिया था कि आपको आपकी जो 20 लाख की जनता जो क्षेत्र होता है लोकसभा का, वहां लोगों की सेवा करने के लिए टिकट दिया था? 9 लोग चुनकर आए हो, लोगों के बीच में काम करो, लोगों का दिल जीतो। एक मुझे बताइए, संजय राउत गालियां क्यों निकाल रहे हैं? अब यार अमीश भैया, अब ये हर आदमी का अपना होता है बोलने। अभी संजय निरुपम जी ने कहा कि हमसे भी गलती हो जाता है, भावनाओं में डेली हो रही है उनसे गलती। जाता है। अरे भाई, कभी कभी हो, देखिए जब अब दिल पे जख्म खाए हैं, कैसे है ना गाना धुरंधर का, कि बस हो जाता है कभी कभी भैया। देखिए बात वो नहीं अमीश भाई, बात सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमने आपको टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, अपने साथी बना के बगल में बिठाया, एक दिन आप कहते हो कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अरे इसका तो कभी कोई लॉजिक ही समझ नहीं पाएंगे आदमी। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, आनंद दुबे आपसे रिएक्शन चाहूंगा। कांग्रेस कह रही है कि राजद और जेएमएम ने हमें दगाबाजी करके चुनाव हरवा दिया। अब बताइए, इंडिया अलायंस में है कि नहीं है जेएमएम और राजद? अगर हरा दिया है तो गुस्सा भी जायज है। साथ में हो, एक ही थाली में खा रहे हो और थाली में छेद करोगे तो पीड़ा तो होगी ना। वही पीड़ा तो हमें भी हो रही है। देखिए, संगठन से दूसरे संगठन में जाना अमीश भाई, एक चैनल से दूसरे चैनल में जाना, ये सब होता है, लेकिन ये अरे चैनल को आप कैसे मिला रहे हैं इसके साथ? पार्टी में मतलब आप लोग कमाल की बात करते हैं, चैनल को कहां से मिला रहे हैं? कि लोग संगठन में जाते हैं, पार्टियां छोड़ते हैं, लेकिन बार बार पीठ पे छुरा थोड़ी भोगते हैं। अब देखिए यहां तो आप अच्छा ये बताइए, नहीं आनंद दुबे, आप बोल रहे हैं पीठ पे छुरा, राजद और जेएमएम तो बीजेपी के साथ तो थे नहीं ये लोग, तो ये तो कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस की कैंडिडेट को वोट नहीं डाला। कांग्रेस कह रही कि हमें दगा दी है इन लोगों ने। झारखंड में जो हुआ हमें बहुत दुख हुआ, कांग्रेस कह रही है। के राजू का बड़ा बयान, इसका असर गठबंधन पे भी पड़ेगा, बताइए ना आप। झारखंड में जो हुआ वो गलत, वो क्या था, वो क्या है? आनंद दुबे, आपके पास मैं वापस आऊंगा। मनीषा कायंदे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
मनीषा कायंदे, सुन रही हूँ, मैं सब झारखंड सुन से रही लेके हूँ। महाराष्ट्र तक एनडीए किस मूड में है जी? समझाइए जरा, किसी को नहीं आप लोग बख्श रहे। देखिए, यहाँ पर एनडीए का सवाल नहीं है कि एनडीए किस मूड में है। सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे, संजय राउत का मुंह नहीं संभाल पा रहे, उनके मुंह को ताला लगाने की जरूरत है। ताला लगा दे उनके उद्धव मुंह को। ठाकरे जी नहीं कहते संजय राउत के, संजय राउत को क्यों नहीं कहते? क्या गाली गलौज चल रही है? आप माँ बहन के ऊपर गाली दे रहे, शर्म नहीं आती? उद्धव ठाकरे जी खुद को एक सुसंस्कृत चेहरा उनके पार्टी का है, क्या उन रश्मि ठाकरे जी वो उनको नहीं देख रही कि माँ बहन के ऊपर गाली दे रहे अपने प्रवक्ता सांसद, उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे? पार्टी लोग छोड़ रहे, क्यों छोड़ रहे हैं? आत्म परीक्षण बंद, आत्म परीक्षण नहीं करना है, सिर्फ शिंदे जी को गालियां देनी है। अपने लोग घूमते नहीं, एसी में बैठे हैं, आदित्य ठाकरे घूमते नहीं है, उनके खुद के मतदार संघ में जो 2 एमएलसी है वो काम कर रहे हैं, 2 लोगों को घर में बिठाया, खुद एमएलए बन गए, मंत्री भी बन गए, अब गांव खेड़े में उनको घूमना नहीं है, तो किसकी और देख के पार्टी चलाएंगे? हमने तो ये भी सुना है लेकिन क्योंकि नहीं मनीषा जी, नहीं अमित जी, देवगन जी प्लीज मुझे मत रोकिए। मैं रोक नहीं रहा, पर आप बताइए ना, अब जेएमएम और आरजेडी भी अगर एनडीए के कैंडिडेट के सपोर्ट में वोट डाल रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये कांग्रेस कह रही है। उनके बारे में मैं नहीं कहूंगी, ये देखिए कांग्रेस, अब संजय राउत खुद लोगों को कांग्रेस में भेज रहे हैं। किससे सुपारी ली है, किससे एडवांस लिया है संजय राउत ने? क्यों भेज रहे कांग्रेस में? एनसीपी एसपी को कहते कांग्रेस में जाओ, टीएमसी के बचे हुए लोगों को कहते कांग्रेस में जाओ। तो ये पूछना चाहिए ना कि ये क्यों, क्या ये किसके प्रवक्ता हैं? ये आप एडवाइस दे रहे हो और इस प्रकार की गाली गलौज कर रहे हैं। 15 करोड़ 50 करोड़, कोई मजाक है? ठीक है, ओके ओके ओके। अनुराग भदौरिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड। अनुराग भदौरिया, आदित्य ठाकरे के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। आदित्य ठाकरे के साथ कोई, ये परिवारवाद का नतीजा है, आदित्य ठाकरे के साथ कोई काम नहीं करना चाह रहा। जवाब दीजिए। यही हाल टीएमसी का हुआ, परिवारवादी पार्टियों के लिए बड़ा खतरा है। अनुराग, अमीर जी जो जख्म बांटते हैं ना दुनिया में बेवजह, वही जख्म उनके एक दिन मुकद्दर बन जाते हैं। जो खेल ये खेल रहे हैं, वक्त एक दिन ऐसा भी आएगा उसी खेल में खुद फंस जाएंगे। इसलिए आप कहते हैं ना, बड़े लोग हमेशा कह के गए हैं कि कभी किसी के बारे में बुरा नहीं करना चाहिए। जो बुरा करता है, जो दूसरों का घर जला के उजाला देखता है, उसके घर में एक दिन अंधेरा आ जाता है। इसलिए ये जो पार्टियां हैं जो सत्ते का दिन ऐसा आएगा कि आनंद दुबे खुद कहेंगे कि मैं एक शिंदे जी के साथ काम करना चाहता हूँ, ये दिन आएगा। आप मेरी बात सुनिए ना, बात किसी पार्टी की नहीं है। एक दिन आप भी आ जाएंगे वापस लौट के, आप को भी सोचेंगे कि नहीं अब सब बेकार है, फिर आप आ जाएंगे दूसरे शिवसेना। अरे वो संजय राउत जी तो मातोश्री को ताला लगाने वाले हैं, तो उधर आ जाएंगे। संजय राउत जी ने ठान लिया है उद्धव ठाकरे की पार्टी को ताला लगा देंगे। अरे मेरी बात ही आप नहीं सुन रहे, मैं कह रहा हूँ ये वक्त की बात है। आज अब वक्त के साथ उधर बैठे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान आपका उस दिन ये ज्ञान आपका दोबारा नया ज्ञान आ जाएगा। आप भी तो ज्ञान दे रहे हैं, संजय राउत जी को ज्ञान दीजिए ना, हमें ज्ञान देने के बजाय संजय राउत जी को बयान दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, संजय राउत को सिखाइए। आपकी गलती, इस प्रकार से वो गाली गलौज कर रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, आपका साथ जो है महाराष्ट्र सुन आपका रहा है, साथ गलत हो गया है। बीजेपी के साथ चले गए ना, साथ गलत है। आप तो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बट साथ गलत हो गया है। देखकर सारे लोग पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, आए दिन पार्टी में प्रवेश कर रहे। एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व को विश्वास रखते, क्योंकि वंदनीय बाला साहब ठाकरे के। एक सेकंड, बड़ी खबर है, मैं फिर इसको लेता हूं। कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि राजद और जेएमएम ने धोखा दिया है। झारखंड में हार पर सहयोगी दलों पर वार किया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस का आरोप, राजद और जेएमएम ने दगाबाजी करी है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने साथी दलों पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। झारखंड में जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ, बहुत बुरा हुआ। इस हार की हमें उम्मीद नहीं थी। गठबंधन के साथियों ने हमें वोट नहीं दिया, गठबंधन के साथियों ने हमें वोट नहीं दिया, अलायंस पार्टनर्स ने वोट नहीं दिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के गठबंधन के दलों ने वोट नहीं दिया। कांग्रेस इधर उधर की बात कर रही है, हर विषय में कांग्रेस की अपनी समस्या है। ये मैं सीधा रुख करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक, ये क्या इसके मायने बिल्कुल डायरेक्ट हैं। अब आप लोग क्या करना चाह रहे हैं जुलाई में?
अरे हमें कहां घुसा रहे हैं बीच में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको कांग्रेस पार्टी की इतनी चिंता क्यों हो रही है? एक कहावत आपने नहीं सुनी है, नरकों में ठेलम ठेल। आप झूठ मूठ का इन लोग को इंडिया 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 करके इंडिया का नाम खराब करते हैं। इंडी है ये, नर्क है, इसमें ठेलम ठेल है। और इसका मैसेज सिर्फ एक है, इसका मैसेज सिर्फ एक है, कांग्रेस झारखंड छोड़ो। अभी आप 5-6 दिन के अंदर ब्रेकिंग करेंगे, लात पड़ी कांग्रेस को झारखंड में, सत्ता से बाहर, आउट, सीधा मतलब है। अरे सरकार आपकी, रिटर्निंग ऑफिसर आपका, अभी बड़ा चिल्ला रहे थे लोकतंत्र मार दिया मामी जी, देखिएगा इस लोकतंत्र की हत्या की, रिटर्निंग ऑफिसर जेल जाएगा। किसका रिटर्निंग ऑफिसर था झारखंड में? गाना गा के टीवी पे बोलने से नहीं होता है। रणनीति और बुद्धि, राजनीति 24/7 का चीज है। मैं गाना गा रहा हूं, गलत नहीं गा रहा हूं। 10 लाख को मैं 10 लाख करके दिखा दूं और 10 लाख को खाक करके दिखा दूं। मैं हूं और राहुल, हाय मेरे राहुल, बोलो मेरे राहुल। 2 सीट हार गए ना, मध्य प्रदेश भी आ रही थी, ये भी आ रहा था। खड़गे जी को भेज देते हैं लड़ने के लिए ना, बली का बकरा चाहिए था प्रणव झा में। ये के राजू बोल रहे हैं सहयोगियों को ठगने का काम। बीजेपी पे ब्लेम लगाने से पहले के राजू का कह रहा है कि मेरे गठबंधन दलों ने धोखा दिया, इसलिए प्रणव झा चुनाव हारे। अमीश देवगन जी, आपने सवाल पूछा अजय आलोक जी से और वो सर्कस में काम करने वालों की तरह बात बनाने लगे कि जुलाई में क्या बड़ा होने वाला है। देश के लोगों, मोदी सरकार, बाबा जुलाई नहीं, जून ही में हो जाएगा। बाबा साहब जून में ही हो जाएगा, जुलाई मत जाइए। हाँ, जून में। अरे अम्बेडकर को तो आप लोगों ने कहीं पनपने नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, इतनी बड़ी नौटंकीबाज हैं आप लोग। बाबा साहब अम्बेडकर, इसीलिए और वोट नहीं मिलता है। मोदी जो आप लोग का इतिहास पढ़ता है, अम्बेडकर को सबसे ज्यादा अपमानित करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। अरे संविधान को माना आपने? डिलिमिटेशन का कानून है जिसका की कोई सरोकार नहीं विमेंस रिजर्वेशन बिल से। अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में क्या कहा था 2001 में, गौर से सुनना चाहिए। कहां से कहां आ रहे हैं? झारखंड चुनाव के बाद चल रही है, डिलिमिटेशन कहां पहुंच गए? नहीं कर सकता, यही दिक्कत है। जाना था जापान, पहुंच जाते हैं चीन। मेरे भाई प्लीज, जाना था। सर्कस का जोकर होइएगा आप, 2 मोजा पहन के बैठते हैं आप। सच्चाई सामने लाते हैं देश के, तो वो बोलने देते नहीं है और तुम अलग इनक्रोच करते हो क्योंकि देश बोलने को नहीं दे रहा। अरे इधर उधर की बातें मत कर, ये बता कारवां क्यों लूटा? जनता ये जानना चाहती है। अजय आलोक को 30 सेकंड बोलने दीजिए, वो अपनी बात को रख ले। आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, बोलिए। अबे दुबे 30 सेकंड। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा है देश के लोगों, उन्होंने कहा कि ये डिलिमिटेशन को हम 2026 तक इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि देश की आबादी रिप्लेसमेंट लेवल तक आ जाएगी। सारे राज्य अपनी फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल तक ले आएंगे, जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ राज्य हैं जिनमें आबादी का अनुपात का अंतर है। तो ये तय किया गया था कि आप सारे राज्य जब रिप्लेसमेंट लेवल पर आ जाएंगे तब करेंगे। मोदी शाह को डर सताता है कि वो दक्षिण भारत के राज्यों के साथ धोखा करें क्योंकि वो डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम किया, उसके बाद गृह मंत्री ना यहाँ पर मैं करेक्ट करना चाहूंगा। देश के गृह मंत्री ने बोला कि आप 1 घंटे के लिए सदन को अगर आप बंद करें तो मैं कागज लेके गारंटी देने को तैयार हूं। पार्लियामेंट में बोला ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने। ये तो इसी परिसीमन के बिल पे हुआ और आप उस फैक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। लेट्स बी ऑन फैक्ट्स। मैं अनुराग भदौरिया को करता हूं, 1 सेकंड आ जाए लोग। अनुराग भदौरिया अब आपके राजभर क्लेम कर रहे हैं कि सभा भी टूटने वाली है। राजभर जी को यही नहीं पता है कि राजभर जी किस पार्टी में है। वो खुद ही कंफ्यूज है, उनकी पार्टी है कि नहीं है। दरअसल में उनको खुद को टिकट नहीं मिल रही है, तो वो सोच रहे हैं कि कम से कम इस तरह की बातें करें कि आपका कैमरा उनको कैप्चर करे, कहीं उनकी खबर चले। वो परेशान। कभी उनका एक भी विधायक उनके साथ देखा आपने? एक भी विधायक उनके साथ नहीं है, ना उनकी पार्टी उनके साथ है। तो वो परेशान है और बेचैन है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाए। इसलिए उनको इंपॉर्टेंस मत दीजिए। उनको कोई नहीं कुछ समझता है, ना उनको बीजेपी टिकट देने वाली, ना उनकी पार्टी जो कोई है उनको टिकट देने वाली। वो टिकट खोज रहे हैं कहाँ सेफ सीट मिल जाए, इसलिए माहौल बना रहे हैं, नहीं उनको मिलने वाली नहीं है। दूसरी बात, मुझे आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी थी उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर हमें सरकार बचाने के लिए एमपीओ को तोड़ना पड़े, खरीदना पड़े, तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ये एथिक्स प्रिंसिपल थे भारतीय जनता पार्टी को। कहां के खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कैसी बातें करी आज भारतीय जनता पार्टी? आप कह रहे हैं हारती हुई बीजेपी बेहतर है। जोड़ तोड़ के मतलब आप
आप कह रहे हैं हारती हुई बीजेपी बेहतर है। हालत देखिए माइनॉरिटी, अरे बीजेपी, और जब आपने बीएसपी के 30 विधायकों को तोड़ लिया था मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बचाने के लिए, तो वो चिमटे से छुआ था या परात से छुआ था? बीजेपी एक से मैं सुना, बीजेपी अलमत में 240, सुन लीजिए, बीजेपी अलमत में 240 पे है, वो जोड़ तोड़ करके सरकार चला रही है। जनता ने कहा चुना, बताइए कहां बहुमत है? जोड़ तोड़ करके सरकार चला रही है। सोचो आप, 2/3 बहुमत की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। अल्पमत में सरकार है, प्रेशर बना के गठबंधन की पार्टियां पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, चला रही है। अल्पमत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, इसी जेएमएम ने मदद करी थी। याद है आपको शिबू सोरेन साहब का केस? ओके ओके ओके, अजय लोग आप क्यों हाथ घुमा रहे हैं? लेकिन जेएमएम को ओके ओके, आप क्यों हाथ घुमा रहे हैं? कभी बांटा गया जेएम को? यहाँ शिवसेना दो भागों में है। ये डिल्यूजन, पासवान, ये डिमेंशिया का लक्षण है। डिल्यूजन, पासवान जी आ गए, ये डिल्यूजन का लक्षण है। आवाज डाउन कर दो। अल्पमत में हम हैं और हम अपनी सरकार बचा रहे हैं, इसलिए हम तोड़ रहे हैं। अरे हमारी सरकार तो चल रही है गुरुदेव, कहाँ हो? इसको कहते हैं डिल्यूजन, अपनी दुनिया में जीना। निकलो ख्वाबों से बाहर, वास्तविकता में आओ भदौरिया, वास्तविकता में आइए कांग्रेस पार्टी। सच्चाई ये है, सच्चाई ये कि आप कभी नहीं थे। मजेदार बात देखिए, आज दुनिया में सारी विपक्षियों को अपने नेता भूल गए। मुलायम सिंह भूल गए, अखिलेश यादव भूल गए, इनको अटल 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 जी याद आ रहे हैं। अटल अटल रटने से क्या होगा? अटल जी के सिद्धांतों को तो कभी माना नहीं, तुष्टीकरण करना कभी बंद नहीं किया। आज भी हरा पहन के, टी शर्ट भी हरा ही पहन लेते हो कुर्ता के अलावा, कुछ और भी रंग है नहीं जीवन में। दिक्कत ये है, हिंदुओं को जहर बोलते हो, उत्तर प्रदेश में रामलला का अपमान करते हो, रामचरितमानस को गाली देते हो, जलाते हो, और उसके बाद हिंदुओं को, कौम को बोलते हो कि जहरीले हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वक्त है एक अंतराल का, अंतराल के उस पार टक्कर के थर्सडे एडिशन में एक ब्रेकिंग स्टोरी के साथ मैं वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। बीते कुछ वक्त से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर हमारे यहां खूब सियासी माइलेज तलाशी जाती रही, लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ मुलाकात ने उन सारे लोगों को काफी असहज कर दिया होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधे, उसके बाद वो तमाम लोग करें भी तो करें क्या, जाएं भी तो जाए कहां। ऐसा ट्रंप ने क्या कह दिया, सुनिए, खुद ही सुनिए और निर्णय करिएगा। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. अभी हाल ही की बात है जब कांग्रेस के बड़े नेता, सर्वोच्च नेता श्री राहुल गांधी आरोप लगाते थे कि ट्रंप के सामने मोदी की आवाज नहीं निकलती। ट्रंप ने मोदी को गर्दन से पकड़ रखा है, न जाने और क्या क्या बोलते थे। ट्रंप के हाथ में मोदी की XYZ नब्ज है, लेकिन 16 महीनों के बाद ट्रंप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने उनकी तारीफों के अंबार लगा दिए। ट्रंप ने मोदी को टफ नेगोशिएटर बता दिया। इतना नहीं, ट्रंप तो यहां तक कह गए कि अगर मोदी के पीएम रहते, भारत पर किसी ने हमला किया तो अमेरिका बीच में जरूर आएगा, लेकिन अगर मोदी देश के पीएम ना हुए तो फिर मदद की कोई गारंटी नहीं है। ये सब कुछ ट्रंप ने बोला है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। ट्रंप के इन बयानों के बाद घंटों बीत चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है और ना ही किसी दूसरे बड़े विपक्षी नेता ने कुछ कहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को तो कुछ कहना ही चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की बातों को आकाशवाणी की तरह माना था, यानी उन्होंने अटूट भरोसा किया था। ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जहाज गिरे, तो राहुल गांधी इस बात की माला जपने लगे और कहने लगे कि हाँ बताइए कितने गिरे जहाज। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, तब राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर वाला काफिया मिलाने लगते हैं। ट्रंप कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट इज राइट। इसलिए शाश्वत प्रश्न है, राहुल गांधी कब वो सब कहना शुरू करेंगे
जो ट्रंप ने बुधवार को किया है। इसको अब लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक हो सकता है और समय हो चुका हो, लेकिन राहुल गांधी वो नहीं रिपीट करेंगे जो ट्रंप ने बोला है, क्योंकि इस बार उन्होंने मोदी और भारत की तारीफ करी है, इसलिए राहुल गांधी को वो सूट नहीं करता। यानी कोई मोदी को गाली देगा, कोई भारत के बारे में बुरा भला बोलेगा, तब जरूर पकड़ लेते हैं। मोदी लुक्स सो नाइस लाइक एन एंजल, Modi is the most beautiful looking man. Modi is very tough trader. Modi loves the Indian people. ये सब कुछ ट्रंप ने कहा है, लेकिन क्योंकि ये सारी बातें विपक्ष के एजेंडे में फिट नहीं बैठती, इसलिए इस पर संपूर्ण सन्नाटा है। पॉलिटिक्स करना पॉलिटिशियंस का काम है, करनी भी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, लेकिन जो सियासत देश की कीमत पर हो उसको नहीं करना चाहिए। देश में पैनिक फैला तो इससे किसी का भला नहीं होगा, क्योंकि देश जलाने वाली आग के पास कोई एड्रेस बुक नहीं होती। और अगर ट्रंप को ही बेंचमार्क मानना है तो फिर वो सारी बातें रिपीट कर लीजिए जो ट्रंप ने कही है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों को आधार बनाकर मैदान में कूदना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। ट्रंप 24 घंटे में 2 अलग अलग बयान दे सकते हैं, उनकी बातों पर नरेंद्र मोदी जैसे नेता को घेरना असंभव है। ये बात खुद ट्रंप कह रहे हैं अपने तरीके से कि मोदी बहुत कूल, बहुत काम है, बहुत कंपोज्ड है। और ये साबित भी होता रहा है कि पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के एटीट्यूड को समझ चुकी है। ना जाने हमारे विपक्ष के नेता, हमारे यहाँ के लोग कब समझेंगे। नेतागण लोग समझ जानते हैं, आप जानते हैं। निरंतर सरेंडर कहने वाले और ट्रंप की बातों को भारत में एम्पलीफाई करने वालों को समझना होगा और समझना चाहिए भी। डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में डिप्लोमेसी नहीं की जाती। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ट्रंप के बगल में बैठकर 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा बखूबी उठाया, लेकिन कूटनीति में अपनी बात सलीके से कहने का एक तरीका होता है। हर बार बम की धमकियां नहीं दी जाती, किसी की गिरबान नहीं पकड़ी जाती है। डिप्लोमेसी और क्लासरूम की टेबल में फर्क है और यह समझना पड़ेगा जनाब आपको। क्लासरूम की टेबल वाला व्यवहार डिप्लोमेसी में करना बहुत हानिकारक है, बहुत नुकसानदायक है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सटीक कूटनीति का परिचय देते हुए अपनी बातों को शालीनता के साथ उचित प्लेटफॉर्म पर रख दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश में होते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के तौर पर वहां जाते हैं। प्रधानमंत्री का आचरण सीधे सीधे भारत की साख से जुड़ा होता है और प्रधानमंत्री मोदी के व्यवहार का क्या असर होता है, क्या इंपैक्ट होता है। इसलिए इन तस्वीरों को देखिए। दुनिया भारत के प्रधानमंत्री से कैसे मिलती है, उनके साथ कैसे संवाद करती है, कैसे बात करती है और कैसे पार्टनरशिप करती है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जो संवाद हुआ, हो सकता है कल उससे भारत को कुछ फायदा हो और यह भी हो सकता है कि सब व्यर्थ चला जाए, कोई लाभ ना हो। लेकिन अमेरिका को पूरी तरह से इग्नोर करके कोई देश आगे भी नहीं बढ़ सकता आज के युग के अंदर। किसी भी देश को, खाली अमेरिका क्यों, रशिया को भी। इसलिए इस संवाद का होना बेहद जरूरी था। लेकिन ट्रंप के नाम पर मोदी को घेरने वालों के लिए इस पूरी कहानी का सार यह है कि कुछ पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर तो सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी हो सकती है, जंगें नहीं जीती जाती। और भारत जैसा विशाल देश बहानेबाजियों से नहीं चल सकता। भारत जैसे विशाल देश को समझने के लिए आपको सत्य और तथ्य की बात पे आधारित होना होगा। और भारत बहुत विशाल देश है और ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं, भारत के कोटि कोटि लोगों का है। और जहां तक बात है डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप जिस स्टाइल की कूटनीति करते हैं उसमें बहुत से इफ एंड बट है, लेकिन मोदी अपनी बात को बहुत सजग तरीके से रखते हैं, बहुत प्रभावी तरीके से रखते हैं और बहुत वजनदार तरीके से रखते हैं। और ये बात अब दुनिया मानती है। कहते हैं ना, तोल मोल के बोल। कहते हैं ना कि हर बात पे बोलना जरूरी नहीं होता। कहते हैं ना कि चुप रह के बहुत सी लड़ाइयां, जंगें जीती जाती हैं। मौन सबसे बड़ी साधना है। मोदी ने कुछ नहीं बोला, ट्रंप ने बहुत कुछ बोला, लेकिन अंत में ट्रंप ने यही बोला कि मोदी लगभग लगभग महान है। मौन की शक्ति बहुत बड़ी होती है, तो मौन की शक्ति को कभी हल्के में नहीं आंकना चाहिए। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, पहले भी मैं एक बार ही कह चुका हूं कि कई बार अपनी जंग सोच समझ के लड़नी चाहिए। कहां लड़ना है और कहां नहीं लड़ना है ये जीवन पे भी आधारित है। चलिए ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन सत्य और तथ्य ये है कि मोदी ने दिखाया, भारत की कूटनीति ने दिखाया दम क्या होता है।
और दंभ क्या होता है ये भी कईयों को समझा दिया।